सरसों एक ऐसी फसल है जिसमें तापमान की कम ज़्यादा होने की वजह से अंकुरण में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है कि अगर तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो उसका अंकुरण बहुत ही ख़राब होता है या कह दें कि ना के बराबर होता है, बीज कितना भी अच्छा हो। तो इसीलिए आखिर तापमान कितना उपयुक्त होना चाहिए और बुआई का उपयुक्त समय क्या हो सकता है, उपयुक्त वैरायटी कौन कौन सी हो सकती है और अधिक से अधिक उपज सरसों में कैसे प्राप्त की जा सकती है, इन सब बातों पर आज हम बात करें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सरसों की खेती पर और सरसों की खेती में जो प्रमुख बिंदु हैं जिसमें किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, उन पर आज हम बात करेंगे और कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को देंगे। सबसे पहले बात आती है कि सरसों की बुआई कब की जाए। किसान भाइयों, सरसों की बुआई दिन नहीं बल्कि सरसों की बुआई इस बात पर निर्भर करती है कि जब हम बुआई कर रहे हैं उस समय तापमान क्या है। आमतौर पर सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या इससे कम अगर है तो उस समय बुआई का उपयुक्त समय माना जाता है और ये समय आमतौर पर किसान भाइयों बुआई के लिए सरसों की उपयुक्त समय जो है 20 सितंबर से लेकर लगभग 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक ये तापमान आप लोगों को आसानी से 25 या 25 डिग्री से कम तापमान आसानी से देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आप लोग इस सरसों की बुआई कर सकते हैं। अब सरसों की बुआई के लिए जो सबसे ज़रूरी बिंदु है उनमें दूसरी बात आती है मिट्टी की। देखिए अच्छे से, क्योंकि खरीफ फसल के बाद सरसों बोई जाती है रबी फसल में, तो उसके लिए खेत को अच्छे से साफ करेंगे और खेत को अच्छे से साफ करने के बाद में गहरी जुताई करेंगे। और मृदा की बात करें तो हल्की अम्लीय मृदा से लेकर न्यूट्रल यानी 7 पीएच तक सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। अब बुआई के समय कौन कौन से खाद एवं उर्वरक डाले जाएंगे। देखिए गोबर की खाद चाहे जो भी फसल हो सबके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो गोबर की खाद और गोबर की खाद के साथ साथ में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ साथ में आप लोगों को लगभग 80 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देनी है। अब बात ये आती है, कई किसान भाई सोचेंगे कि अब इसमें हम म्यूरेट ऑफ पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट क्यों दे रहे हैं, डीएपी क्यों नहीं दे, सॉरी यूरिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखिए यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन सरसों के उत्पादन के लिए यूरिया से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है सल्फर। तो नाइट्रोजन से ज़्यादा सल्फर ज़रूरी होता है, तो इसलिए सल्फर भी देंगे, क्योंकि डीएपी से हमको नाइट्रोजन तो प्राप्त हो जाएगी लेकिन सल्फर नहीं प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सल्फर कहाँ से देंगे, सिंगल सुपर फास्फेट देंगे। और सिंगल सुपर फास्फेट को बेसल डोज में ही बुआई के समय देना उपयुक्त रहता है, इसीलिए हम इसको पहले ही दे देंगे। अब हम बात कर लें अगर कि कौन सी ऐसी उपयुक्त वैरायटी होती हैं जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं इस वर्ष। देखिए हम अगर अच्छी किस्मों की बात करें तो तपेश्वरी किस्म जो है ये आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। वरुणा वैरायटी आप लोग जानते होंगे, ये भी अच्छा उत्पादन देगी। क्रांति किस्म जो है ये भी आप लोगों को अच्छा उत्पादन देगी। या फिर पायनियर की 45S46 करके एक आती है, ये इसको भी आप बुआई कर सकते हैं, ये आपको अच्छा उत्पादन देंगे। अब बात आती है कि इसको बीज को कैसे बोएं। तो आमतौर पर जो आप खरीद के बीज बोते हैं उपचारित होकर आता है, तो उसको तो ऐसे बोना है। अब अगर मान लो कि आप फाउंडेशन लाए थे पिछली साल, इस बार उसको सर्टिफाइड होकर वही बोना चाह रहे हैं, तो मेटालाक्जिल 35% को उपयोग करके इसका बीज जो है उपचारित कर सकते हैं और बोएंगे। अब बीज दर की हम अगर बात कर लें तो किसान भाइयों, इसकी बीज दर सरसों की लगभग 4.5 से 5 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए प्राप्त होती है, मतलब 4 बीघे के लिए। तो अगर 1 हेक्टेयर में आपके यहाँ भी 4 बीघे होते हैं तो आप ये मान लीजिए 1 किलोग्राम और 200 ग्राम, मतलब लगभग 1.25 किलो बीज। 1.25 किलो इसलिए कि कई बार तापमान की वजह से, अधिक तापमान की वजह से या फिर नमी के कारण, नमी एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से अंकुरण कम होता है, और उस अंकुरण कम होने की वजह से पौधे कम दिखते हैं। इसीलिए हम 200 ग्राम प्रति बीघे की दर से बीज ज़्यादा दें, यानी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में बुआई अगर करेंगे तो अंकुरण अच्छा होगा। बुआई 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पंक्ति में बुआई करेंगे या फिर छिड़काव विधि से। अगर पंक्ति में बुआई करेंगे तो खड़ी फसल में पोषक तत्व एवं दवाई डालने में आसानी रहती है, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा पंक्ति में बुआई करें। अब बात कर लेते हैं सिंचाई पर, खासकर सरसों में पहली सिंचाई कब करें। तो अगर हमने अपनी फसल को पंक्ति से बुआई की है और फव्वारा विधि से सिंचाई उपलब्ध है, तो लगभग 25 से 30 दिन में पहली सिंचाई हम आसानी से कर सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी है तब भी 25 से 30 दिन में आसानी से सिंचाई हम कर सकते हैं। ज़्यादा छोटे पौधे में सिंचाई करेंगे तो पौधे मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हम नाली बनाकर सिंचाई कर रहे हैं, जो उत्तर भारत में बहुत होती है,
तो हम 30 से 35 दिन में करेंगे, लेकिन फूल आने से पहले ही हर हालत में हमको सिंचाई करनी है, नहीं तो उपज में हमको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, हम बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो पहले सिंचाई के बाद लगभग 30 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालनी है, क्योंकि अगर यूरिया हम डालेंगे तो हमको पौधे में अच्छे रिस्पांस देखने को मिलेंगे। और यूरिया के साथ साथ में हम सल्फर भी डालेंगे। अगर हमने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाला है तो पहली सिंचाई के बाद में हम यूरिया के साथ में सल्फर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, सल्फर क्यों डालना ज़रूरी है? क्योंकि सल्फर की कमी अगर हो गई तो दाने छोटे रह जाएंगे और दाने में तेल की मात्रा लगभग 3 से 4% तक कम हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि सल्फर हम जिप्सम के रूप में ही खेत में डाल दें। जब हम खेत को तैयार करें, बुआई करें, उसी समय डाल दें तो सबसे अच्छा रहेगा। न जिप्सम के रूप में डालें तो सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में डाल दें, नहीं तो हम पहले सिंचाई के बाद में डालेंगे। क्योंकि अगर पहले सिंचाई के बाद नहीं डालेंगे तो पत्ती हमारी छोटी रह जाएगी और लाल रंग की दिखने लगेगी, खासकर पौधे की ऊपरी पत्तियों पर लक्षण बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो पहले सिंचाई के बाद जो जिप्सम हम डालेंगे उसके लिए हम सल्फर बेंटोनाइट 90% 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। अगर हमने पहले सिंगल सुपर फास्फेट डाला है तो 5 एकड़, नहीं तो 7 किलोग्राम, पहले डाला है तो 5 किलोग्राम, नहीं तो 7 किलोग्राम डालेंगे। इसमें खासियत ये होती है सल्फर बेंटोनाइट की एक खासियत होती है कि ये पत्तियों में चिपकेगा नहीं, जिससे कि पत्तियां जलने की संभावनाएं कम रहती है। लेकिन सल्फर 80% WDG 2 किलोग्राम प्रति एकड़, जो कि फंजीसाइड का भी काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे खेत में जड़ सड़न एवं तड़ा सड़न जैसी बीमारियां जो सरसों की होती हैं वो भी, उससे भी बचाव होता है। लेकिन ध्यान करने वाली बात यह है कि यूरिया के साथ में इसको जब मिला के डालें तो पत्तियों में चिपकने ना पाए, यानी कि पत्तियां अगर गीली होंगी तो ये जरूर चिपकेगा। कोशिश करें कि पत्तियों के कांटेक्ट में ये ना आए। तो किसान भाइयों, ज़रूरी सबसे ये है कि हम सल्फर को ज़रूर डालें। वो जिप्सम के रूप में डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में शुरू में डाल सकते हैं, नहीं तो सल्फर बेंटोनाइट के रूप में हम खड़ी फसल में सिंचाई के बाद, पहले सिंचाई के बाद डाल सकते हैं। अगर सल्फर अच्छे से पड़ा है तो दाना बड़ा होगा और दाने में तेल की मात्रा भी 3 से 4% तक अधिक होगी और उपज में लगभग 20 से 25% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। अब रोग एवं कीटों की अगर बात की जाए तो सरसों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले माहू कीट के बारे में हम बात करते हैं। इसको इंग्लिश में थ्रिप्स के नाम से जानते हैं और कई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम इसका माहू है। ये जो है, जब सरसों की फसल में फूल आना शुरू हो जाते हैं उस समय से इसका प्रकोप देखने को मिलता है। जिन छोटी छोटी टहनियों में इसके फूल आते हैं सरसों के, उसमें चिपक जाता है कलियों के नीचे और उसका रस चूसता है। और जब फूल, जिसमें फूल बन चुके होते हैं या फलियां कट चुकी होती हैं, तो उसमें फलियों में ये ढेर सारा चिपक जाता है और उसका रस चूस लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें दाने का विकास नहीं हो पाता है और अंततः उत्पादन जो है वो गिर जाता है, फसल हमारी खराब हो जाती है। तो ये बात हो गई कि सरसों में माहू कब लगता है और कैसे नुकसान पहुंचाता है। ये एक रस चूसक कीट होता है जो उसमें रस चूसा करता है, जिसके कारण दाना विकसित नहीं हो पाता है। अब बात आती है कि ये फसल में कब लगता है। तो सरसों में माहू उस समय लगने की संभावना ज़्यादा होती है जब मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है जल्दी जल्दी, यानी कि जैसे कि आज तेज़ धूप निकली और अगले दिन बदली आ गई। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है और बादल होने की दशा में माहू का प्रकोप देखने को मिल सकता है और फिर ये फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसको कंट्रोल की हमको आवश्यकता पड़ती है। अब इसके हम कंट्रोल की अगर बात कर लें तो इसका कंट्रोल 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जैविक कंट्रोल होगा और दूसरा जो है इसका रासायनिक कंट्रोल होगा। तो अगर रासायनिक कंट्रोल की हम बात करें तो इसमें इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर देंगे, जिससे कि हमको राहत मिलेगी। और दूसरी दवा है क्लोरोपारीफास 20%, इसको 1 से 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका भी छिड़काव करने से निजात मिल जाती है माहू से। और अगर हम बात कर लें, क्योंकि इनसे क्या होता है, कई बार नुकसान होता है कि जैसे कि मधुमक्खियाँ वगैरह जो परागण के काम करती हैं, यानी जो मित्र कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इससे हम नीम तेल 50 ml नीम तेल 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। साथ में इसमें स्टिकर भी लगा लेंगे। स्टिकर मतलब जो कि पौधे में नीम तेल को चिपकने में सहायता प्रदान करेगा, उसका छिड़काव करने से भी राहत मिल सकती है। और एक उपाय होता है, थोड़ा सा मैकेनिकल उपाय है कि अगर हम शुरुआती दशा में जब फूल आने वाले हों उससे थोड़ा सा पहले हम क्या करें, अपने खेत के चारों तरफ इसका पेपर ट्रे एक आता है। पेपर ट्रे पे पीले रंग का पेपर होता है जिसमें आप
ग्रीस लगा होता है, तो क्या होता है, जब शुरुआती दशा में कीड़े आते हैं तो फूल तो होते नहीं, तो वो पीले कलर की तरफ आकर्षित होते हैं, तो पीला रंग देख के वो उसी में चिपक जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन ये शुरुआती दशा में काम करेगा, इसको शुरुआती दशा में आप लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ये आपका सस्ता भी पड़ेगा और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब इससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होता है, ना कि फसल में किसी हानिकारक रसायन का भी उपयोग करने की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई फसल में माहू के कंट्रोल की, कि माहू लगता है किन दशाओं में लगता है, कैसा मौसम हो तो माहू लगता है, और उसके कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। बाकी इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो और जानकारी आप तक पहुंचती रहे, जो कि समय समय पर हम फसल और मौसम के हिसाब से वीडियो डालते रहते हैं और आपको फसलों संबंधी जानकारी से अपडेट कराते हैं।